कार्तिकेय ने अपने अड्डे के पास किसी आदमी को नजर रखते हुए पकड़ लिया था। उसने उस पर गोली भी चलाई मगर वो आदमी कहीं घने जंगल में गायब हो गया। कार्तिकेय किसी पर हमला कर रहा है ये देखते हुए चीफ के आदमियों ने भी कार्तिकेय की तरफ से फायरिंग की। इसके बाद जब कार्तिकेय वापस आया तो मजाक में कार्तिकेय पर चीफ के एक आदमी ने गोली चलाई। पहले तो कार्तिकेय ने इसको मजाक में लिया मगर बाद में उसने अपना कमाल दिखाते हुए 4 लोगों की गन को गिरा दिया। चीफ कार्तिकेय का इशारा समझ रहा था। दूसरी तरफ सारस्वत परिवार में सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। किसी को बिजनेस में आने वाली दिक्कत का दुख था, किसी को अपने बेटे की जिंदगी का दुख था, कोई अपने सहारे को रो रहा था। इन सब के बीच सारस्वत परिवार में एक शख्स ऐसा भी था जिसको कबीर के जाने का दुख नहीं था। ये थी मानसी। उसने अपने परिवार के लोगों को जब दुखी देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो जानती थी क्या हो रहा है मगर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पूछ ही लिया कि कबीर के जाने से सब इतना ज्यादा परेशान क्यों है। पहले तो शंभुनाथ ने उसको समझाया मगर बाद में बात बहस में तब्दील हो गई। अलीशा से बहस करते हुए मानसी ने अपने गुनाह का हल्का सा सबूत दे दिया। अलीशा के लिए इतना काफी था। वो समझ गई कि मानसी ने ही कबीर को बदनाम करने की साजिश की है मगर अभी दिक्कत ये थी कि उसके पास कोई सबूत नहीं था। बिना सबूत के उसकी बात पे कोई भी भरोसा नहीं करता। इसलिए अलीशा ने फैसला किया कि वो खुद इस बात की तहकीकात करेगी कि क्या कबीर किस्मत से गया था या उसको निकालने की साजिश हुई थी। अलीशा का दिमाग जिस तरह का था वो बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लेती थी। काजल की तरह उसके लिए कोई भी बात हल्के में नहीं होती थी। घर के खराब माहौल को देखने के बाद अलीशा ने सोचा वो मानसी वाली बात अभी किसी को नहीं बताएगी। घर के सब लोगों के साथ वहां पे विशाल भी खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जिस इंसान के लिए वो यहाँ पे आया था वो तो जा चुका था। अब ना तो कबीर था और ना ही उसका इलाज। लेकिन अभी डॉक्टर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था तो विशाल अभी वहां से निकल भी नहीं सकता था। जब काजल शंभुनाथ के साथ बैठ के कबीर के जाने का गम मना रही थी तभी उसकी नजर विशाल पे गई। वो सामने हाथ बांध के चुपचाप खड़ा था। एक तो दुख के कारण काजल का मन पहले से ही उदास था। उसके बाद उसकी नजर विशाल पे गई तो काजल को फिर से कबीर की याद आ गई। उसने पास में बैठे दादाजी से कहा, दादाजी अब विशाल का क्या करना है। काजल की बात सुनकर शंभुनाथ का ध्यान काजल की बात पे गया। उन्होंने भी विशाल को देखा मगर अभी वो अंदर से इतना बेबस महसूस कर रहे थे कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। आखिर में उन्होंने टूटे हुए मन से कहा, मुझे उम्मीद है कि कबीर कुछ दिन में वापस आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो विशाल की जरूरत फिर से पड़ सकती है। अभी विशाल को यहीं रहने दो। लेकिन दादाजी अगर डॉक्टर नीरज कोई सवाल उठाते हैं तो हम क्या जवाब देंगे। काजल ने कहा, डॉक्टर से हम बात कर लेंगे। अगर पापा का मन है कि विशाल यहीं पे रहेगा तो वो यहीं पे रहेगा। केशव ने शंभुनाथ को डिफेंड करते हुए कहा। वो समझ सकता था कि अभी शंभुनाथ के दिल पे क्या गुजर रही है। काजल ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया। उसके पास भी अभी कहने को कुछ नहीं था। उदास और टूटे मन के साथ वो शंभुनाथ के पास से उठ के उस कमरे में चली गई जहां तबीयत खराब होने के बाद से कबीर को रखा गया था। काजल को इस बात का बुरा लग रहा था कि जाते हुए भी कबीर ने उससे कुछ बात नहीं की थी। अक्सर जब कबीर अपने डिलीवरी के काम पे जाया करता था तो जाने के पहले वो काजल को अपनी भाव में भर के बहुत सारे वादे किया करता था मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। साथ ही वो ड्रग वाली बात को भी काजल अभी कबीर को नहीं समझा पाई थी कि क्यों उसने कबीर से वो बात छिपाई थी। कमरे में आने के साथ उसको हर चीज को देखते हुए कबीर की याद आ रही थी। काजल को कोई आइडिया नहीं था कि कबीर अब कभी घर में वापस आएगा भी या नहीं। इसके बाद काजल ने कबीर का सेलफोन ट्राई किया, वो भी अभी नहीं लग रहा था। अब वो सिर्फ दुआ कर सकती थी कि कबीर जहां भी हो वो अच्छा हो। हैरान परेशान काजल बिस्तर पर पड़े पड़े कबीर के बारे में सोचते हुए सो गई। एक ही दिन में काजल का उससे बहुत कुछ छिन गया था। दूसरी तरफ कार्तिकेय चीफ से मिलने के बाद अब मास्टर जियो के अड्डे पे वापस आ गया था। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। जिंदगी में शायद ही कभी वो इस तरह के उलझन में फंसा था। दोपहर का वक्त होने को आ रहा था। जब कार्तिकेय कार पार्क कर रहा था तो उसने देखा कि कबीर मास्टर जियो के साथ पहली मंजिल पर बैठ के बातें कर रहा था। कार्तिकेय को यह देखकर अच्छा लगा कि कबीर की तबीयत अभी ठीक लग रही थी। कार्तिकेय ने भी कबीर को दिखाने के लिए अपना मूड अच्छा किया और कार से बाहर आया और कबीर की तरफ बढ़ गया। अरे वो देखिए कबीर साहब, आपके दोस्त भी आ गए, मास्टर जियो ने कहा। मास्टर की बात सुनकर कबीर तुरंत कार्तिकेय की तरफ बढ़ गया। उसके पास आने का इंतजार नहीं कर पाया। कहाँ गए थे कार्तिकेय? कबीर ने पूछा। कहीं नहीं बॉस, बस कुछ काम से गया था। आप कहो कैसी तबीयत है आपकी? कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कबीर को उस पर कोई शक ना हो। वो कोई भी मौका कबीर को नहीं देना चाहता था। उस दूर बैठे मास्टर जियो भी दोनों को बहुत अच्छे से देख रहे। उनको तो पहले से ही रिपोर्ट मिल गई थी कि कार्तिकेय कहाँ से आ रहा है मगर उन्होंने इस बारे में कबीर को नहीं बताया था। मैं ठीक हूँ, आओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है मेरे केस के बारे में, कबीर ने कार्तिकेय का हाथ पकड़ के तानते हुए कहा। कबीर ने
जैसे ही अपने केस का नाम लिया, कार्तिकेय का चेहरा उतरने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को क्या बताएगा, मगर अभी कोई ऑप्शन नहीं था, तो कार्तिकेय कबीर के साथ आ गया। दोनों अब टेबल के पास आकर बैठ गए। मास्टर जी भी उनके सामने ही बैठे हुए थे। हाँ तो कार्तिकेय, मुझे ये बताओ कि तुमको इस बात का कैसे पता चला कि मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही? मेरे रिपोर्ट को मार्केट में लाने की कोशिश की जाने वाली, कबीर ने पूछा। कबीर के सवाल को सुनने के बाद उसने सोचने का नाटक किया और बोला, बॉस आप तो जानते ही हो कि मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं। उन्हीं में से एक ने मुझे रात को करीब 11 बजे फोन किया कि कुछ लोग थे, यानी कि एक लड़का और 2 लड़कियां, जो सारस्वत परिवार का नाम ले रहे थे। उसके बाद उसने मुझे बताया कि वो किसी के ड्रग रिपोर्ट को न्यूज़पेपर में देने की बात कर रहे थे। बस मुझे समझ आ गया कि वो लोग किसकी बात कर रहे थे। अच्छा तो उसके बाद तुमने क्या किया? कबीर ने पूछा। उसके बाद मैंने उस आदमी का नाम निकाला जिसके नाम से बुकिंग हुई थी और उसको तलाश करने लगा। रणवीर नाम था उसका। कार्तिकेय ने बहुत नाप तोल कर कहा। उसके लिए दिक्कत ये थी कि सामने अभी मास्टर जियो बैठे हुए थे। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को किस तरह से पूरी स्टोरी सुना दे। बहुत पहले कबीर ने ही कार्तिकेय को सिखाया था, हर बात हर इंसान के सामने नहीं की जाती, क्योंकि कौन दोस्त से दुश्मन बन जाए और कब कौन दुश्मन से दोस्त बन जाए ये कोई नहीं जानता। बस यही सोचते हुए कार्तिकेय बहुत सोच समझ कर जवाब दे रहा था। कबीर को भी अब ये बात समझ आ रही थी कि कार्तिकेय कुछ तो छिपा रहा है, मगर उसको अभी ये ध्यान में नहीं था कि सामने मास्टर जियो भी बैठे हुए हैं। कबीर ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया, मगर उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि आखिर किसने उसके रिपोर्ट को मीडिया को दिया होगा। अगर मीडिया ने इस रिपोर्ट को हासिल करके प्रिंट किया है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। मीडिया का काम ही होता है सच दिखाना, और सच तो ये था कि कबीर को सही में ड्रग दिया गया था। कबीर खुद ही खुद में सोच रहा था कि तभी मास्टर जियो ने उसको पूछा, आपको क्या लगता है मिस्टर कबीर कि आपको किसने फंसाया है? क्या आपको किसी पे शक है? अब आपसे क्या छिपाना, मेरे खाते में दुश्मन की कमी नहीं है। घर से लेकर बाहर तक और बाहर से लेकर घर तक कोई ना कोई मुझे मारने की या रास्ते से हटाने की सोचता ही है। अब आप अपना ही केस देखिए, जब हम पहली बार मिले थे तो कितना भयंकर वो मंजर था। उस दिन तो मुझे लगा कि मैंने आपके 100 लोगों को घायल किया था। कबीर ने मास्टर जियो की बात का जवाब देते हुए कहा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमने बहुत सी दरारों को भरा है इस दोस्ती की दीवार के लिए, मास्टर जियो ने कहा। अच्छा मास्टर, आप एक बात बता सकते हैं कि जो पेपर में मेरी खबर आई थी, आप उसके मालिक को ढूंढ तो रहे हैं, मगर उसके बारे में कोई और जानकारी है अभी आपके पास? कबीर ने कहा, ज्यादा तो नहीं जानता हूं, मगर आपके काम की एक बात याद आई है मुझे, मास्टर ने खुद को कुर्सी पर एडजस्ट करते हुए कहा। कैसी बात? कबीर ने इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा। याद है मैंने आपको प्रणव सारस्वत के केस के बारे में बताया था, वो जो मिस्टर बंद हो गई थी जिसमें कि मनोज वालिया भी शामिल था। हाँ मास्टर याद है मुझे, आप आगे बताओ, कबीर ने कहा। कार्तिकेय भी उन लोगों की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। उसको बस ये जानना था कि मास्टर जियो के पास कहीं उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। सच कहा जाए तो कार्तिकेय मास्टर जियो से बहुत ज्यादा डरता था। मास्टर जियो का मास्टर जैसा दिमाग था। हाँ तो उस वक्त शिमला में ये आदमी बहुत पॉपुलर पत्रकार था। लोग इसके काम की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, मगर इसने एक ही गलत काम कर लिया। जिस केस को सारस्वत परिवार दबाना चाहता था, ये उसी को बाहर निकालने में लग गया। बहुत लोगों ने इसको समझाया, मगर ईमानदारी का जोश था, नहीं सुनी किसी की। मास्टर ने कहा और रुक गए। इसके बाद क्या हुआ उस आदमी का? कबीर ने पूछा। उससे इंतजार नहीं हो रहा था। कबीर के चेहरे की बेचैनी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। इससे पहले कि मास्टर जी को कुछ बताते कि तभी उनका एक आदमी आया और उनको बताया कि वो लोग जिस आदमी को तलाश कर रहे थे वो तो अभी तक नहीं मिला है, मगर एक लड़की मिली है जो उस आदमी को बहुत अच्छे से जानती है। मुझे लगता है कि हम लोगों को उससे बात करनी चाहिए। मास्टर जी ने कुछ देर के लिए सोचा और कहा, हाँ ठीक है, उस लड़की को जितनी जल्दी हो सके पकड़ के ले आओ। अगर उस लड़की ने उस आदमी को सिर्फ पता भी बता दिया हो तो मैं बात को संभाल लूँ। जैसे ही मास्टर जी का आदमी जाने लगा, मास्टर ने उनको रोकते हुए पूछा, रुकना जरा, एक बात बता, ये लड़की उस आदमी की क्या लगती है? मास्टर का आदमी शर्माते हुए बोला, साहब ये मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। इतना कह के वो बाहर चला गया। कौन है ये लड़की? आखिर ये उस आदमी तक जाने में कबीर की कैसे मदद कर सकती? क्या उस आदमी के कारण कार्तिकेय भी फंस सकता है? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन। कबीर के जाने के बाद सारस्वत परिवार में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल था। अलीशा को मानसी पे शक हो गया था कि कबीर को फंसाने में उसी का हाथ है, मगर अलीशा को यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मानसी ने कबीर को फंसाया है। वहीं काजल भी परेशान थी। अचानक से उसकी नजर विशाल पे गई। जब भी वो विशाल को देखती तो उसको कबीर की याद आ जाती थी।
कबीर तो अब नहीं था, तो काजल ने शंभुनाथ से विशाल के बारे में पूछा कि उसका क्या करना है। शंभुनाथ सारस्वत को अभी भी उम्मीद थी कि कबीर वापस आएगा, इसलिए उसने विशाल को अभी घर में रखा था। दूसरी तरफ कार्तिकेय चीफ से मिलने के बाद मास्टर जियो के अड्डे पे लौट आया था। वो जब वहां गया तो उसने पाया कि कबीर उठ गया था। वैसे तो उसका मूड बहुत खराब था, मगर कबीर को देख के उसका मूड अच्छा हो गया था। उसको पता था कि उसको अभी बहुत संभल के रहना है। जब कार्तिकेय अंदर गया तो कबीर ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि उसको इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। कार्तिकेय ने उसको बताया कि उसको उसके कांटेक्ट ने बताया था कि कुछ लोग सारस्वत परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कार्तिकेय कबीर को बहुत नाप तोल के जवाब दे रहा था। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि कार्तिकेय ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद कबीर ने मास्टर जियो से पूछना चाहा कि वो उस न्यूज एजेंसी के मालिक के बारे में क्या जानते हैं। मास्टर जियो भी कबीर को बताने वाले ही थे कि तभी वहां पे उनका आदमी आकर बताता है कि वो आदमी तो अभी तक नहीं मिला है, मगर एक लड़की मिली है जो उस आदमी के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। मास्टर को पहले तो बहुत अजीब लगा, मगर अभी डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत था। बिना देर किए कबीर ने उस लड़की को लाने को कहा। कार्तिकेय अभी भी चुप बैठा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि लड़की उस आदमी तक कैसे पहुंचा सकती है। करीब आधे घंटे के बाद मास्टर जियो के घर में उनके आदमी उस लड़की के साथ आ गए। कबीर और कार्तिकेय अभी भी मास्टर जियो के साथ बालकनी में ही बैठे हुए। जैसे उसने देखा कि वो लड़की आ गई है, कबीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ चला गया। कबीर के पीछे से कार्तिकेय ने मास्टर जियो को इशारे से बताया कि उसको बचा के रखना होगा। कबीर को अभी स्टेज से दूर रखना है। मास्टर उसकी बात को समझ गया और इशारे में ही उसको निश्चिंत रहने को कहा। धीरे से मास्टर जियो भी अपनी जगह से उठ के कबीर के पीछे चले गए। वो समझ पा रहे थे कि कबीर को किस बात की जल्दी है। कबीर जब नीचे गया तो उसने देखा कि मास्टर के आदमी ने उस लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध के रखा है, साथ में उसके हाथ भी बंधे हुए। कबीर को यह देख के अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आगे आकर उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही लड़की की सांस में सांस आ गई। उसको देख के लग रहा था कि मास्टर जियो के आदमी उसको जबरदस्ती उठा के लाए। लड़की अभी भी बहुत ज्यादा हाँफ रही थी। कबीर ने उसके पास रखे टेबल से पानी की बोतल उठाई और उस लड़की को ऑफर किया। लड़की के हाथ बंधे हुए थे तो वो पानी नहीं ले पा रही थी। कबीर ने इसको देखते हुए उसको पानी खुद पिलाया। देखते देखते वो पानी की आधी बोतल गटक गई। कबीर के पीछे खड़े मास्टर जियो बहुत अच्छे से कबीर को सब करता हुआ देख रहे थे। वो अपने मन में मुस्कुराते हुए खुद से कहते हैं, अच्छे लोगों को पता होता है कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है। ये सब बातें बहुत छोटी सी होती हैं, मगर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसी से इंसान का कैरेक्टर बनता है, जिस कैरेक्टर को मास्टर जियो पसंद करते थे। जब वो लड़की कुछ नॉर्मल हुई तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बुलाया गया है? आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ देखने के लिए तो नहीं बुलाया गया है। अब जल्दी से बताओ कि क्यों बुलाया है? लड़की ने कहा। वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सही कहा, आपको देखने के लिए आपको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। उस न्यूज एजेंसी के मालिक के बारे में क्या जानती हो? कौन सा मालिक? कौन सी न्यूज एजेंसी? लड़की ने चौंकते हुए कहा। देखो, मैं लड़कियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, इसलिए। कबीर ने भी इतना ही कहा कि तभी उसकी बात को काटते हुए लड़की ने कहा, हाँ, इज्जत करते हो इसलिए मुझे ऐसे लेकर आए हो? कुत्ते हो तुम सब। कबीर समझ गया कि इस लड़की को बहुत ज्यादा जलील होना पड़ा होगा। इंसान किसी सिचुएशन में जिस तरह से बिहेव करता है वो उसके पिछले जीवन को दर्शाने के लिए काफी होता है। वही लड़की को ज्यादा बोलता देख के मास्टर जियो के आदमी ने उसको पीछे से बहुत जोर की लात मारी। दरअसल को यह बात पसंद नहीं आई थी कि वो लड़की उनको कुत्ता बोल रही है। कबीर को यह हरकत पसंद नहीं आई और उसने उस आदमी को जोर का एक पंच मारते हुए कहा, इंसान को नहीं पहचान पाते हो तो कम से कम उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। माहौल बहुत ज्यादा अजीब हो गया था। मास्टर जियो के आदमी को मारने के बाद कबीर को लग गया कि उसने शायद से गलत कर दिया है। कबीर ने अपनी गलती को सुधारते हुए उस आदमी से माफी मांगी और उसको रिलैक्स रहने को कहा। मास्टर जियो समझ गए थे कि कबीर के दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। वह कार्तिकेय को डर लग रहा था कि कबीर को अगर अभी ज्यादा गुस्सा आ गया तो यहाँ सबकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। वैसे तो वो नीचे नहीं आया था, मगर वो ऊपर से सब कुछ होता हुआ देख रहा था। कबीर अब फिर से लड़की के पास गया। वो नीचे गिरी हुई थी, उसको बहुत जोर की लात पड़ी थी। कबीर ने उसको उठाया, उसके हाथ खोल के उसको सोफे पे बैठा दिया। इससे पहले कि कबीर कुछ बोलता, उस लड़की ने कहा, आपको मुझसे क्या चाहिए? प्लीज बता दो, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इस तरह से लाया जाएगा तो मैं कभी भी तुमको ऐसे आने नहीं देता, कबीर ने कहा। वो जानता था कि लड़की मार से नहीं बल्कि प्यार से टूटेगी। कबीर बहुत अच्छे से उसके दिमाग को मोल्ड कर रहा था। लेकिन मैं आपको सच कह रही हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे उसका नाम बता सकते हैं क्या? लड़की ने कहा। कबीर ने उसका भरोसा जीत लिया। नाम तो मुझे नहीं पता, मगर इतना कह के कबीर अभी सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर
सामने रखे न्यूज़पेपर पे गई। उसने उसको उठाया और सीधा उस लड़की की गोद में रख दिया। कुछ देर तक लड़की ने उस पेपर को अच्छे से देखा। उसके बाद उसने उसको सामने पड़े टेबल पर रख दिया। जैसे ही लड़की ने पेपर को सामने रखा, कबीर समझ गया कि उसका काम हो गया है। इस पेपर के मालिक का नाम अतुल साहनी है। वैसे तो अब यही रहता है, मगर रहने वाला दिल्ली का है। मेरी इससे मुलाकात एक पार्टी में हुई। उसने नौकरी के नाम पे मेरे साथ रिश्ता बनाया, मगर इसके बाद लड़की ने कहा। बिना कहे कबीर उसकी सब बात को समझ गया। अब कबीर को मोटा मोटा अंदाज लग गया कि ये अतुल किस तरह का इंसान। अच्छा, आपको ऐसा कुछ याद है कि जैसे वो किसी को ब्लैकमेल करने की बात कर रहा हो या किसी तरह की रिपोर्ट को कहीं पे देने की बात कर रहा हो? कबीर ने पूछा। हाँ, करीब 1-2 दिन पहले मैं उसके साथ ही थी। जब रात को अचानक से कोई उससे मिलने आया था। जब वो रूम से गया तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। नीचे जाकर कौन उससे मिला ये मुझे नहीं पता, मगर जब वो वापस आया तो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। इतना खुश तो मैंने कभी उसको देखा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसको कुबेर का खजाना मिल गया है। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या बात है, मगर उसने बस इतना कहा कि उसके हाथ पे किसी की गर्दन आई है, जिसका उसको बहुत दिन से इंतजार था। लड़की ने बहुत सोचते हुए कहा। कबीर समझ गया कि वो इतना खुश क्यों था, मगर अब उसको जानना यह था कि उसको उस रात मिलने कौन आया। इन सब के बीच उससे कौन मिलने आया था? क्या तुमने कुछ देखा था? कबीर ने अपने मन की बात को उसके सामने रखते हुए कहा। हाँ, उससे मिलने के लिए कोई तो आया था, मगर अंधेरा बहुत ज्यादा था और अतुल उसको मिलने के लिए उसकी कार में बैठा था। कार से कोई इंसान बाहर नहीं आया था। मैंने ये सब अपने बेडरूम के बाहर से देखा था, लड़की ने कहा। लड़की ने जैसे ही इतना कहा, कार्तिक समझ गया कि उससे मिलने के लिए जरूर से रणवीर आया होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट रणवीर के पास ही थी। मगर अभी उसने कबीर को इस बारे में कुछ नहीं कहा। अतुल को आप कितने दिनों से जानती हो? कबीर ने पूछा। करीब 6 महीने से, लड़की ने कहा। दिल्ली में उसका घर कहाँ है, ये आपको पता है क्या? कबीर ने एक और सवाल किया। हाँ, वो रोहिणी सेक्टर 20 में रहता है। वहां तो शायद से उसका पूरा परिवार ही रहता है, लड़की ने कहा। इतनी जानकारी काफी थी कबीर को समझने के लिए कि अतुल कहाँ हो सकता है। मास्टर जीओ ने कबीर के कहने से पहले ही उसके सारे दिल्ली वाले कॉन्टेक्ट को निकालना शुरू कर दिया। कबीर अपने मुलजिम के एक कदम पास आ गया था। इंफॉर्मेशन तो उसको मिल गई थी, मगर वो जानता था कि कोई भी गलती या जल्दबाजी उसके पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। कार्तिकेय ने भी अब इस लड़की की पूरी बात सुनी। वो खुश भी था और दुखी भी था। खुश इसलिए था कि कबीर को नया क्लू मिला था, और दुखी इसलिए था कि जिस केस को कबीर सॉल्व करने वाला है उसकी आखिरी कड़ी वो खुद है। लड़की अभी भी अपनी जगह पे बैठी हुई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी मास्टर जीओ आगे आए और कबीर से पूछा, कबीर अब इस लड़की का क्या किया जाए? मुझे नहीं लगता कि इसके पास बताने को कुछ बचा है। कबीर लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे लिए काम करोगी? उसके इतना कहते ही लड़की डर जाती, मगर कबीर ने उसको रिलैक्स करते हुए कहा, डरो मत, तुमको अब ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा जो तुमने पहले किया है। कबीर के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए लड़की अपना सर हाँ में हिलाती। मास्टर जीओ को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर क्या करने की कोशिश कर रहा है, मगर उन्होंने उसको कुछ कहा नहीं। जब लड़की उठकर बाहर जाने लगी तो कबीर ने इसके बाद अचानक से उस लड़की को टोकते हुए पूछा, एक बात बताओ, अतुल के साथ क्या करना चाहे? मेरा मतलब अगर तुमको ऑप्शन मिले तो क्या करना चाहो? कबीर के सवाल को कुछ देर तक समझने के बाद उसने अचानक से कहा, जान से मार देना चाहिए, समाज के ऐसे कीड़ों। उसका जवाब सुनकर कबीर धीरे से मुस्कुराया। मास्टर जीओ को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ऐसा क्यों कर रहा है। वो इस बार खुद को रोक नहीं पाए और कबीर से पूछ लिया कि क्या बात है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे, मैंने कहीं सुना था मास्टर, कभी कभी दबी आवाज को सुनना चाहिए, ये आपको बहुत से राज बताती। अब हमारा मिशन बस एक है, इस अतुल नाम के चूहे को पकड़ना। क्या कबीर को इस लड़की ने सही लीड दी? या कबीर कभी अतुल तक पहुंच पाएगा? कबीर मास्टर जीओ सभी बात ही कर रहा था कि तभी उसके आदमी उस लड़की को लेकर आ गए जिससे उस आदमी का पता लगने वाला। कबीर जब उस लड़की से मिलने गया तो देखा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसको पहले कबीर ने बहुत अच्छे से रिलैक्स किया। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। गुस्से में उसने मास्टर जी और कबीर को गाली दी तो उसको मास्टर के आदमी ने मारा। कबीर को ये बात पसंद नहीं आई और उसने मास्टर जीओ के उस आदमी को पंच मार दिया। लड़की ये देखकर कि कबीर उसकी मदद करना चाहता है, वो कबीर के सवालों का जवाब देने को तैयार हो गई। कबीर के पूछने पर उस लड़की ने बताया कि जिस इंसान को वो लोग ढूंढ रहे हैं उसका नाम अतुल है। वो रहने वाला दिल्ली का है, मगर अभी शिमला में ही रहता है। इसके बाद उस लड़की ने बताया कि अतुल ने उसको नौकरी का लालच देकर उसका फायदा उठाया है। बात आगे बढ़ी तो कबीर को इस बात का भी पता लग गया कि उस रात अतुल को किसी ने रिपोर्ट दी थी। वो कौन था ये वो लड़की नहीं बता पाई। कार्तिकेय इस बात को समझ गया था कि कौन था जो उस रात अतुल से मिलने गया था, मगर अभी उसने कबीर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब वो लड़की जाने लगी तो कबीर ने उसको अपने साथ काम करने को कहा। लड़की ने बिना देर किए कबीर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया।
मास्टर जियो को कबीर का खेल समझ नहीं आ रहा था। जब आखिर में उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने कबीर से पूछ लिया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, मगर कबीर का जवाब उसके सवाल से ही ज्यादा खतरनाक निकला। मास्टर जियो ने वैसे तो अपने सारे लोगों को काम पे लगा दिया था, मगर उनको अभी भी लड़की की हर बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। जब लड़की वहां से चली गई, मास्टर जियो ने कबीर से पूछा, आपको क्या लगता है, हम उस लड़की की बात पे भरोसा कर सकते हैं? लगता तो है कि वो सही बोल रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। मास्टर जियो, आपको इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, कबीर ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा। मान लेता हूँ कि वो लड़की सच बोल रही है, फिर भी उस आदमी क्या नाम बताया था? हाँ, उसने अतुल साहनी। अतुल साहनी को ढूंढना आसान नहीं होगा, मास्टर जियो ने हालत को देखते हुए कहा। वो अभी हर हिसाब से कबीर को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि अतुल को अभी ढूंढना आसान नहीं होगा। उसने बहुत दिमाग से पहले मेरे रिपोर्ट को पब्लिश किया और मौका देख के भाग गया। जहां तक मेरा तजुर्बा है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी शिमला में मिलेगा, कबीर ने मास्टर जियो को कहा। मास्टर जियो भी उसकी बात से एग्री तो कर रहे थे, मगर अभी भी उनके मन में बहुत से सवाल थे। आप ये इतना यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं? मास्टर जियो ने कबीर की सोच पर शक करते हुए पूछा। जाहिर सी बात है मास्टर, अगर मैं अतुल की जगह पे होता तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ करने के बाद मैं इस जगह पे नहीं रखता। ये इंसानी फितरत है, कबीर ने अपनी बात को डिफेंड करते हुए कहा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, उसने तो केवल एक रिपोर्ट ही पब्लिश की है, इसमें डरने की क्या बात है? जो शहर से बाहर चला जाएगा, मास्टर ने पूछा। आप समझिए, उसने चतुराई से सब कुछ किया है। इससे तो लगता है कि उसको पता था कि कोई उसके पीछे जरूर से आएगा, कबीर ने कहा। और मास्टर जियो को समझ आ गया कि अतुल क्यों भाग सकता है। मैं आपकी बात समझ गया मिस्टर कबीर, अब तो मैं पक्का जानता हूँ कि अतुल क्यों भाग गया शहर से, मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों मास्टर? अब समझने की बारी कबीर की थी। वो इसलिए कि पहले जब अतुल ने प्रणव सारस्वत को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, तब उसको प्रणय ने अपने पैसे और पोजीशन का फायदा उठा के सबको सबक सिखाया था। उसके दिल में आज भी वो डर है कि वो किस तरह से सारस्वत परिवार का सामना करेगा। डर इंसान से बहुत कुछ करा देता है। उसको ऐसा लग रहा होगा कि सारस्वत परिवार उससे अपने अपमान का बदला लेगी, इसलिए उसका भागना जरूरी था। मास्टर जियो ने कबीर को पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, मगर एक बात समझ नहीं आई कि उसने प्रणव का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाला? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? कबीर ने चौंकते हुए पूछा। आप मामले को गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। अतुल को आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, अतुल को पूरे सारस्वत परिवार से दुश्मनी है। उसका निशाना कोई एक नहीं है, उसका निशाना हर तरफ था, बस उसको मौके की तलाश थी। इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं, मास्टर जियो ने कहा। मास्टर को अब अच्छा लग रहा था कि इस केस की बहुत सारी कड़ी अब जुड़ गई थी। कबीर को मंजिल नहीं तो कम से कम रास्ता तो मिल गया था, जिस पर उसको आंख बंद करके चलना था। बात करते करते मास्टर जियो और कबीर बाहर की तरफ चले गए। कार्तिकेय अभी भी वहीं रुका हुआ था, वो अलग ही दुनिया में घूम रहा था। वो उस हर बात के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में सोचकर कबीर का शक उसकी तरफ जा सकता था। उसकी परेशानी में अभी सबसे ऊपर रणवीर था। कबीर ने अतुल का पता लगा लिया था, अब इस कहानी की अगली कड़ी रणवीर था। रणवीर तक कबीर अगर पहुंच गया तो रणवीर के बाद उस इंसान का ही नाम आएगा जिसने कबीर को ड्रग दिया है। कार्तिकेय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसको चीफ की बात भी याद थी, उसने चीफ को कबीर को सौंपने का वादा किया। अब अगर वो अपने वादे से मुकर जाता है तो उसकी जान भी जा सकती। चीफ ने अभी तक जिस हिसाब से चीजों को हैंडल किया था, उससे कार्तिकेय को डर लग रहा था। एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ जान का सौदा हुआ था। कार्तिकेय अभी जिस मोड़ पे खड़ा था, उसमें जीत किसी की भी हो, हार उसी के नसीब में आनी थी। वो बार बार अपने दिमाग में प्रेशर डाल रहा था कि कोई ना कोई ऑप्शन निकल जाए। अभी सबसे पहले उसको कबीर का माइंड डाइवर्ट करना था कि उसको कुछ वक्त मिल जाए। तभी उसको काजल की याद आ गई। उसने तुरंत काजल को फोन किया। काजल ने फोन उठाने के साथ ही कबीर के बारे में पूछा। कार्तिकेय जानता था कि काजल के लिए कबीर अभी कुछ भी कर सकता है। उसने बहुत चालाकी से काजल को बताया कि कबीर उसको मिलना चाहता है, मगर अभी घर का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। कार्तिकेय की बात काजल को भी समझ आ जाती। वो तुरंत कबीर को यूनिवर्सिटी गेट के पास मिलने को कहती। कार्तिकेय उसकी बात को समझ जाता है और फोन को कट कर देता है। इसके बाद कार्तिकेय सीधा कबीर के पास जाता है। कबीर नीचे गार्डन में बैठकर मास्टर जियो से बात कर रहा था। वो कबीर के पास जाकर उसको बताता है कि काजल का फोन आया था। काजल का नाम सुनते ही कबीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसको समझ आ जाता है कि उसने केस और अतुल के चक्कर में काजल को कॉल ही नहीं किया है। जब कबीर उसको कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। वो तुरंत कार्तिकेय से उसका मोबाइल मांगकर काजल को कॉल करने की कोशिश कर रहा था कि तभी कार्तिकेय ने उसको रोकते हुए कहा कि वो यूनिवर्सिटी गेट पर आने वाली, आप उससे जाकर मिल के आ जाओ। कबीर काजल का नाम सुनने के बाद कहाँ रुकने वाला। वो जैसे ही जाने को हुआ तो मास्टर जियो ने उसको रोक दिया।
मास्टर ने कबीर को समझाया कि उसका अभी शहर में घूमना सही नहीं है। आज ही उसके नाम की रिपोर्ट आई। उसने अभी एक रिपोर्टर को इतना मारा था कि उसकी जान जाने वाली। पुलिस को लेकर मीडिया सब उसको ढूंढ रहे होंगे। इस कंडीशन में शहर के बाहर जाना अभी ठीक नहीं है। मास्टर जियो की बात को कबीर ने बहुत अच्छे से समझा और रुक गया, मगर कार्तिकेय ने तो उसके मन में गड़बड़ी कर ही दी थी। अब तो कबीर किसी भी हाल में काजल को मिलना चाहता था, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कबीर मास्टर जियो से कोई रास्ता निकालने को कहता है, मगर मास्टर जियो उसको शांत दिमाग से सोचने को कहते हैं। बहुत देर तक सोचने के बाद कबीर को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो कभी कार्तिकेय की तरफ देख रहा था तो कभी मास्टर जियो की तरफ देख रहा था। अचानक से कार्तिकेय को याद आया कि चीफ भी अभी इसी शहर में। अगर कबीर की मुलाकात उससे हो गई तो कार्तिकेय फिर कबीर को नहीं बचा पाएगा। तब कार्तिकेय वहां से साइड में हट जाता है और तुरंत से शिवेंद्र को कॉल करता है। शिवेंद्र उसका कॉल रिसीव करता है तो कार्तिकेय उससे चीफ की लोकेशन के बारे में पूछता है। शिवेंद्र पहले सोचता है कि कार्तिकेय आखिर क्यों चीफ के बारे में पूछ रहा है, मगर बाद में वो उसको बता देता है कि चीफ अभी राउंड पे निकले हैं। अभी उनका एग्जैक्ट लोकेशन उसको भी पता नहीं। अब कार्तिकेय का डर और ज्यादा बढ़ गया था कि क्या होने वाला है। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि जब तक इस शहर में चीफ था, कबीर की जान को हर वक्त खतरा था। इस बीच कबीर को एक आइडिया आया था जिससे वो काजल को मिल सकता था। कबीर ने मास्टर जी को कहा कि वो भेष बदलकर काजल से मिलने जाने वाला है। इस तरह से उसको कोई पहचान नहीं पाएगा और उसका काम भी हो जाएगा। मास्टर जी तो अभी भी शक में थे। उनको प्लान तो अच्छा लगा, मगर उनको अभी भी ये पूरा भरोसा नहीं था कि क्या होने वाला है। जिस हिसाब से कबीर की किस्मत उसके पीछे पड़ी हुई थी, मास्टर को डर लग रहा था। कार्तिकेय भी कबीर के इस प्लान को मना नहीं कर पाया। अगर कबीर भेष बदलकर बाहर जाता है तो उसका पता किसी को भी नहीं हो सकता था। मास्टर जी के आदमी बहुत लॉयल थे, उन पर कोई शक नहीं कर सकता था। इसलिए जब प्लान बन गया तो शाम का इंतजार होने लगा। शाम के वक्त अंधेरे का भी फायदा कबीर को मिलने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था। कबीर को चेहरा बदलने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए। अक्सर ऐसा होता था कि मास्टर जियो के आदमी जासूसी के लिए हल्के फुल्के मेकअप का सामान इस्तेमाल कर देते। कबीर ने भी अभी इसी को इस्तेमाल करने का सोचा था। शाम हो गई और सब कुछ सेट हो गया। कबीर ने कार्तिकेय के जरिए काजल को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर उसको पुलिस और मीडिया वाले ढूंढ रहे हैं। प्लान कुछ इस तरह का सेट हुआ था कि कबीर पहले लाग कर बाजार जाएगा, वहां से उसको एक गाड़ी पिक करेगी और फिर वो उसको सारस्वत विला तक लेकर जाएगी। ये सब मास्टर जियो ने प्लान किया। उनके हिसाब से अभी कबीर की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। कबीर प्लान के हिसाब से निकल गया। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बदलाव था कि कार्तिकेय कबीर के साथ नहीं जा रहा था। कार्तिकेय की जगह पर आर के कबीर को लेकर जा रहा। प्लान के मुताबिक कबीर वहां से निकल गया जैसा कि तय था। वो सीधा सारस्वत विला नहीं गया। पहले तो आर के ने उसको आधे घंटे घुमाया, उसके बाद वो सारस्वत विला की तरफ लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से कबीर की कार के सामने कुछ कार आ गई और उसकी कार पे बहुत हैवी फायरिंग होने लगी। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया, किसने किया है कबीर पे हमला। आखिर इतने इंतजाम के बाद भी कबीर का राज कैसे खुल गया, कौन इस हमले का मास्टरमाइंड। लड़की ने कबीर को अतुल साहनी के बारे में बता दिया था। मास्टर जियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की सही बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। कबीर ने बाद में मास्टर जियो को समझाया कि उस लड़की के पास कोई मतलब नहीं है झूठ बोलने का। अभी बहुत से काम बचे हुए थे। अभी तो सिर्फ अतुल का नाम पता चला था, उसको ढूंढना अभी बाकी था। कबीर अब दिल्ली निकलने के लिए तैयार था। कबीर को जाता हुआ देख के कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि कबीर को काजल से मिलने भेज दिया जाए। इससे उसको कुछ समय मिल जाता कि वो अपने दिल्ली वाले कॉन्टेक्ट को एक्टिव करके अतुल साहनी की तलाश करता। कुल मिलाकर कार्तिकेय अपने बचने के पैसेज देख रहा था। कबीर को कार्तिकेय की बात पसंद आई और वो तुरंत कार्तिकेय की बात मान गया। मगर मास्टर जियो ने कबीर को ये बोलकर रोक दिया कि अभी अभी शहर में कबीर के नाम के चर्चे हो रहे हैं। अभी उसका बाहर जाना सेफ नहीं होगा। पुलिस और मीडिया वाले उसको ढूंढ रहे होंगे। मास्टर जियो ने कबीर को रोकने का प्लान तो बना लिया, मगर कबीर कहाँ रुकने वाला था। उसको अभी किसी भी कीमत पर काजल से मिलना ही था। उसने भेष बदलकर काजल से मिलने का सोचा। सब कुछ सेट हो जाने के बाद कबीर शाम का इंतजार करने लगा। अंधेरा कबीर के लिए बहुत अच्छा कवर हो सकता था। जब कबीर बाहर गया तो मास्टर जियो ने कबीर के पीछे आरके को भेजा, क्योंकि कार्तिकेय को बहुत से लोग जानते थे। कार्तिकेय के कारण कबीर पकड़ा जाए ये मास्टर जियो नहीं चाहते थे। सब कुछ सेट हो जाने के बाद कबीर मास्टर जियो के अड्डे से निकल गया था। जैसा कि प्लान था, कबीर और आरके पहले लाकर बाजार की तरफ गए। इसके बाद उन्होंने वहां कार चेंज की और सारस्वत विला की तरफ निकल गए।
अभी वो सारस्वत विला के पास आए ही थे कि उनकी कार को रोककर कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। कबीर और आरके को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कबीर और आरके कार के अंदर ही छुप के बैठे हुए थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आरके को गन निकालता देख कबीर उसको समझाता है कि उसको अभी फायर नहीं करना चाहिए, मगर आरके उसकी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। आखिर में जब कबीर को समझ नहीं आया तो उसने आरके के हाथ से गन को छीन लिया। आरके को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कबीर को डांटते हुए कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं अभी इन चूहों को सबक सिखा के आता हूँ। कबीर ने उसको समझाते हुए कहा, पागल मत बनो, उनके पास सेमी ऑटोमेटिक है और हमारे पास केवल पिस्तौल है। फिर मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता हूँ, कोई ऐसे ही मुझे कहीं भी मार नहीं सकता है, आरके ने जोश में कहा। वैसे भी वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला आदमी था। कबीर इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। कंडीशन को बिना एनालाइज किए कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं था। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो आरके, वो लोग कितने हैं ये कोई नहीं जानता है। अगर हम इसमें कोई एक्शन लेते हैं तो हो सकता है वो हमारा आखिरी पल बन जाए। कबीर अभी आरके को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे कार में कब तक बैठे रहेंगे, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आरके ने गुस्से में कहा। वो अभी भी बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, मगर धुंध और फायरिंग से हुई स्मोक के कारण कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। कबीर भी यही सोच रहा था कि किस तरह से इस जगह से निकला जाए, मगर अभी उसको भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बाहर का माहौल भी बहुत शांत हो गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। जो लोग हमला करने आए थे उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन लोगों ने हमला कर दिया था, मगर उनको नहीं पता था कि इस हमले में कौन मरा है और कौन बचा है। वो लोग अभी भी अपने गन के साथ अपने अपने पोजीशन पर ही खड़े थे। हालांकि वो चाहते थे कि वो आगे आकर देखें, मगर उनको डर भी था। उनके चेहरे पे डर और मौत की मिलीजुली आभा थी। उधर कबीर ने बहुत मुश्किल से गाड़ी में आरके को रोक के रखा था। कबीर अभी सोच ही रहा था कि तभी कबीर की नजर कार में स्क्रीन पर गई। उसने कार के बैक कैमरे को ओपन कर लिया। उसके बाद उसने आराम से कार के पीछे की तरफ देखा। पीछे का रास्ता बिल्कुल साफ था। सड़क पे चल रही स्ट्रीट लाइट में सब साफ तो नहीं दिख रहा था, मगर हाँ, अभी कार को बैक किया जा सकता था। कबीर ने इस बात को समझते हुए आरके को इशारा किया कि वो कार को पीछे कर ले। आरके को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर क्यों उसको ऐसा करने को बोल रहा था। साथ में अभी आरके को लग रहा था कि उसको कबीर पीछे हटने को कह रहा है। कुछ देर सोचने के बाद कबीर के कहने पर आरके कार को बैक लेने लगा। कार के हरकत में आते ही हमलावरों ने फिर कार को निशाना बनाना शुरू कर दिया, मगर अब कार एक अच्छे डिस्टेंस पे आ गई थी। जब हमला करने वालों ने इस बात को समझा तो वे रुक गए और समझ गए कि क्या हो रहा है। अचानक से हमलावरों ने अपनी गाड़ी को आवाज दी और उसको बुलाया। उनको लग रहा था कि कबीर और आरके भागने के चक्कर में पड़े। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब हमलावरों ने कबीर के कार का पीछा किया तो देखा कि उनकी कार करीब 200 मीटर दूर ही खड़ी थी। कार को ऐसा देख के हमला करने वाले लोग एकदम से सावधान हो गए। उन्होंने भी अपनी कार कबीर के कार के सामने ही खड़ी कर दी। उनके मन में ये बात आ रही थी कि क्या कबीर और आरके अभी भी उस कार में है या नहीं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वहीं पास में कबीर और आरके छुप के बैठे हुए थे। वो लोग अपनी गाड़ी में नहीं थे, मगर वहीं पास के पेड़ के पीछे छिप के हमलावरों का इंतजार कर रहे थे। कबीर का प्लान था कि वो पहले हमलावरों को उसके कार के पास आने देगा, उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई करेगा। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। आरके को पहले प्लान समझ नहीं आया था तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कार के पीछे जाने के साथ ही कबीर ने आरके को सब समझा दिया था। अब वो जानता था कि क्या करना है। पेड़ के पीछे कबीर अपने हाथ में आरके का मोबाइल लेकर खड़ा था और आरके अपने हाथ में गन लेकर खड़ा था, मगर कबीर ने आरके को रुकने को कहा था क्योंकि उसको पता था कि क्या हो रहा है। कबीर ने बहुत चालाकी से अपनी कार को एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा किया था। उसको बस इंतजार था कि वो लोग एक बार लाइट में आए तो वो उनकी वीडियो बना ले। जैसा कि आरके का दिमाग था, वो इस बात से खुश हो रहा था कि उसको बदला लेने को मिलेगा। आरके अभी गौर से हमलावरों को देख ही रहा था कि उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की रफ्तार से कौन था। उसने अपने गन को नीचे करते हुए कबीर से पूछा, कबीर एक बात बताओ यार, इन लोगों को किसने भेजा है? वही जो मुझे या तुम्हें इस शहर में नहीं देखना चाहता है। कबीर ने बिना आरके को देखे जवाब दिया, ये क्या बात हुई? ये तो मैं भी जानता हूँ, तुमसे उस शख्स का नाम पूछ रहा हूँ, आरके ने कंप्लेन करते हुए कहा। उसको अभी कबीर से बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। जवाब वैसा ही था जैसा सवाल था। कबीर ने कहा। उसका पूरा ध्यान हमलावरों पे था। वो आरके को देख भी नहीं रहा था। यार तू हर बात को इतना घुमाते हुए क्यों बोलता है?
सीधा सा जवाब दिया करना, आरके ने गुस्से में कहा। यार अभी हम लोग जिस सिचुएशन में खड़े हैं उस सिचुएशन में हम लोग साथ में फंसे हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? मास्टर जियो का तू खास आदमी है और इस तरह से बात कर रहा है, कबीर ने इस बार आरके को देखते हुए कहा। उसके बाद उसने आरके को आंखों से इशारा किया कि वो अपने गन को पोजीशन करे। अभी की लापरवाही उन लोगों को बहुत महंगी पड़ सकती है। आरके को कबीर की बात समझ आ गई कि ये बात कबीर को कैसे पता हो सकता है कि उन हमलावरों को किसने भेजा है। साथ में उसने दोबारा से अपने गन को सही पोजीशन में कर लिया। इससे पहले कि वो कबीर को सॉरी बोलता, कबीर ने उसे कहा, यार एक बात समझ नहीं आ रही कि हमारे आने की इतनी पक्की खबर इन लोगों को कहां से मिल सकती है। मतलब मैं अभी भेष बदल के आया हूं, मगर फिर भी यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। जिस तरह से हमला किया गया है उसे एक बात तो साफ है कि लोगों को पक्का पता है कि हम लोग यहाँ आने वाले थे। आरके ने कबीर की सोच को सपोर्ट करते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें उस वक्त रोक रहा था कि अगर हम इनको जिंदा पकड़ पाए तो बहुत सारे सवालों के जवाब हम लोगों को मिल सकते हैं और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे थे। कबीर ने जब पहले आरके को रोका था तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, मगर अब वो अपना पॉइंट आरके के सामने रख सकता था। कबीर की बात सुनकर आरके बिल्कुल खामोश हो गया था। उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। साथ में वो इस बात से भी आज सहमत हो गया था कि कबीर को मास्टर जियो ऐसे ही पसंद नहीं करते थे। कबीर का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, उधर कबीर का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। कबीर को पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है उससे कबीर पहले से वाकिफ था। उसको लेकिन याद नहीं आ रहा था कि ये किस काम का है। हमलावर अभी भी उसकी कार के सामने ही खड़े थे। वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, मगर कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद से वो लोग अब आगे की प्लानिंग कर रहे थे, उनको भी शायद से किसी को जवाब देना था। इसके बाद कबीर को याद आया कि उस पर हमला हुआ था तो वहाँ क्या क्या था। वहाँ पर कबीर ने एक आइसक्रीम का ठेला, कुछ साइकिल राइडिंग करते बच्चे, कुछ पार्क में टहलते लोग और बहुत कुछ देखा था। इतनी ठंड में रात में कौन भला साइकिलिंग करता है। इसके बाद उसने हमले में इस्तेमाल हुए हथियार के बारे में सोचा, सेमी ऑटोमेटिक। इन सब से उसको एक नाम बार बार याद आ रहा था, मगर वो उस नाम को समझ नहीं पा रहा था। असासीन की दुनिया में हर किसी का अपना एक पैटर्न होता है। जैसे कि अगर किसी पे हमला करना है तो हमला कहाँ होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, हमले में कितने लेयरिंग होगी, किस तरह के हथियार इस्तेमाल होंगे। कबीर अभी यही सब सोच रहा था कि उसकी नजर हमलावरों की कार पे गई। वो एक एसयूवी थी। कबीर इस चक्कर में था कि वो किसी तरीके से अगर उनके गाड़ी तक पहुंच सके तो उन लोगों के बारे में पता लग जाएगा और इस बीच आरके उनका ध्यान भटकाएगा। कबीर अभी धीरे से पीछे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसको पुलिस की गाड़ी के आने का अलर्ट मिलता है। वो तुरंत से हमलावरों की कार में बैठ जाता है। उसके सभी दरवाजे खुले थे। पुलिस के आने की बात से हमलावर भी अलर्ट होकर अपनी कार की तरफ आने लगे। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई। क्या पुलिस सही वक्त पे आ पाएगी? क्या फिर से कबीर की किस्मत उसका साथ देगी? क्या कबीर को इस हमले के मास्टरमाइंड का पता लगेगा? कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उस पर हमला कैसे हो गया। हमला बहुत अचानक से हुआ था। कबीर के साथ आरके को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया है। कुछ देर की फायरिंग के बाद माहौल बहुत ज्यादा शांत हो गया था। आरके जोश में आकर बैकफायर करना चाहता था, मगर कबीर ने उसको समझा बुझाकर रोक दिया। उधर हमला करने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर और आरके इस हमले में बचे हैं या मारे गए हैं। इन सब के बीच कबीर ने आरके को कार को बैक करने के लिए कहा। आरके को कबीर की स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही थी, मगर अभी उसने कार को बैक कर लिया था। हमलावरों ने कार को पीछे जाता हुआ देख के फिर से हमला शुरू कर दिया। कार देखते के साथ उनकी नजरों से ओझल हो गई। कबीर की कार का पीछा करते हुए हमलावर जब वापस आगे आए तो उन्होंने देखा कि कबीर की कार बीच रास्ते में खड़ी है। वो लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई खतरा जरूर है। कबीर और आरके वहीं गाड़ी के पास छिप के देख रहे थे। अब कबीर ने प्लान बनाया था कि वो इन लोगों को जिंदा पकड़ना चाहता था। दरअसल कबीर इस चक्कर में था कि वो इन लोगों को पकड़कर इस हमले के मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएगा। आरके को उसने उन सब लोगों को गन पॉइंट पे रखने को कहा था और कबीर खुद हमलावरों की कार के अंदर जाने का रास्ता बना रहा था। इस वक्त उनकी कार में कोई नहीं था। वो सब कबीर और आरके की तलाश में बाहर गए थे। कबीर अभी उनकी गाड़ी के पास गया ही था कि तभी कबीर ने सुना कि पुलिस आ रही है। अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा था रिएक्ट करने को। अब उसके पास दो ही रास्ते थे कि या तो वो उन लोगों की गाड़ी में बैठ जाए
या फिर वो चुपचाप वहां से निकल जाए। कबीर ने भी चुपके से उनकी गाड़ी में बैठना ही सही समझा। खैर उसने भेष बदला हुआ था तो उस पर अभी किसी को शक नहीं जाता। गाड़ी में बैठने के साथ ही कबीर ने आरके को ऑर्डर किया कि वो सामने खड़ी कार के पेट्रोल टैंक को शूट करे। आरके ने बिना सोचे वैसा ही किया। गोली की आवाज से हमलावरों की टोली फैल गई। जब उनके 4 में से 2 आदमी अभी भी वहीं कार के पास ही थे। इसके बाद आरके मौका पाकर कबीर के साथ गाड़ी में बैठ गया। वहां खड़े हमलावरों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जब तक उनको समझ आता बहुत देर हो गई थी। सड़क के बीच बहुत सारा पेट्रोल पड़ा था जिसके ऊपर कबीर ने अपना जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। 2 हमलावर तो बच के भाग गए मगर 2 उसी आग में फंस गए। पुलिस की गाड़ी भी पास में आ गई थी मगर उनके आने से पहले ही कबीर वाहन से आरके को लेकर निकल गया था। अभी पुलिस की जीप पास आई भी नहीं थी कि तभी जिस कार को कबीर ने आग लगाई थी उसमें जोर का धमाका हुआ। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। धमाके की आवाज से आरके डर गया मगर कबीर अभी भी रिलैक्स था। आरके को समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को क्या कहे मगर वो जानता था कि कबीर के कारण ही उसकी जान बच पाई है। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कबीर से पूछ लिया, क्या हो रहा है यार? तो किस तरह से सोचता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच कहूं यार, मेरा इरादा अभी पैदल जाने का नहीं था। एनसी, मैंने गाड़ी चुरा ली है, कबीर ने आरके से मुस्कुराते हुए कहा। भाई मेरे, तुम्हारी तरह चीजों को एनालाइज करना मुझे नहीं आता, आरके ने कबीर के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो कबीर के दिमाग का लोहा मान चुका था। तुमको क्या लगा मैं ऐसे ही तुमको मरने दूंगा? यार अपना तो यही फंडा है, करने से पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कबीर ने कहा। वो लोग सारस्वत परिवार के घर की तरफ निकल गए थे। कबीर की ये बात सुनकर आरके का चेहरा काला पड़ गया। कबीर आरके की इस फीलिंग को समझ रहा था। उसने तुरंत अपने हाथ को ऊपर करते हुए माफी मांगी। आरके को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा कातिल उसके साथ कार ड्राइव का मजा ले रहा। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, जब तुम उन लोगों को पकड़ना चाहते थे तो उनको जाने क्यों दिया? आरके ने पूछा। उसके दिमाग में अभी बहुत से सवाल चल रहे थे। वैसे तो इस बात के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं मगर अभी के लिए ये समझ लो कि मेरे मन के हिसाब से अभी यही सही था। यार साफ साफ बता, अब आरके ने पूछा। उसको इस बात को जानने की जल्दी थी कि कबीर का प्लान फेल कैसे हुआ। देखो, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से प्लान कर लिया था मगर पुलिस ने मेरा काम खराब करके रख दिया है। अगर पुलिस नहीं आती तो मैं किसी न किसी को तो जिंदा पकड़ ही लेता, कबीर ने आरके को समझाते हुए कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर हमारा प्लान लीक हुआ कैसे? आरके का दिमाग फिर उसी बात पे आकर रुक गया जहां वो पहले रुका था। अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है मगर एक बात तो है कि ये काम किसी ने बहुत अच्छे से सोच समझ कर किया था। मुझे इस बात के बहुत सारे क्लू मिले हैं, कबीर ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। जैसे कि? इतना बोलकर कबीर रुक गया। अचानक से उसे याद आया कि असासीन के बीच की इंफॉर्मेशन को ऐसे ही किसी के सामने नहीं बताई जा सकती है। कबीर की आधी अधूरी बात ने आरके का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने उससे फिर से कहा, कबीर मैं सुन रहा हूं, तुम मुझे बता सकते हो? सॉरी, मैं जरा याद करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि हमला करने वालों का सही जगह पे हमारी गाड़ी को घेरना, जैसे कि हमला करने के लिए सुनसान सड़क को चुनना, ऐसी बहुत सी बातें। कबीर की इस बात से आरके समझ गया कि कबीर उसको कुछ बताते बताते रह गया था मगर अभी भी हालत को देखते हुए उसने कबीर को फोर्स नहीं किया था। आरके को अभी एक ही इंसान पे शक था, यानी कि कार्तिकेय। जैसा कि उसको मास्टर जियो ने एक दिन बताया था कि कार्तिकेय कबीर से किसी बात को छिपा रहा है, तो हो सकता है कि कार्तिकेय ने ही इस अटैक का प्लान कराया हो। आरके के शक की अभी 2 बुनियाद थी। पहला तो मास्टर जियो की बातें और दूसरी ये कि अभी कार्तिकेय ने कबीर को काजल से मिलने के लिए कहा था। हो सकता है कि कार्तिकेय ने पहले जाल बिछाया और फिर मछली को तालाब में छोड़ दिया हो। साथ में कार्तिकेय को कबीर के पूरे प्लान के बारे में पता था। आरके को सोच में देखकर कबीर को समझ आ गया कि आरके बहुत गहराई से सोच रहा है। उसने आरके को हल्के हाथ से धकेला जैसे कि वो उसको उसकी नींद से जगाना चाहता हो। जब आरके कुछ होश में आया तो कबीर ने कहा, कहाँ खो गए हो? बाहर आओ अपनी सोच से। कहीं नहीं, बस ऐसे ही जरा, आरके ने कबीर से कहा। वो अभी कबीर से कार्तिकेय के बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि इन सबको कार्तिकेय ने ही प्लान किया था। वैसे भी कबीर कार्तिकेय पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था। वो सीधे तौर पर इस बात को मानने से इनकार कर देगा कि कार्तिकेय ने इन सबको प्लान किया है। लो, ये गाड़ी लेकर जाओ मगर मास्टर जियो के अड्डे पर इस गाड़ी को लेकर मत जाना। कबीर की इस बात को सुनकर आरके ने अपने आसपास के माहौल को अच्छे से देखा। उसको अपने आसपास कहीं भी सारस्वत विला नहीं दिखा। हालांकि वो शहर के इस हिस्से में बहुत कम ही आता था मगर हाँ, वो कुछ बार
सारस्वत विला के पास आ चुका था। हम सारस्वत विला तो नहीं आए हैं, फिर यहाँ पर तुमने कार को क्यों रोका है? और मास्टर जीव ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है। मैं कहाँ जाऊंगा? आरके ने कबीर को समझाते हुए कहा। मुझ पर अभी वहां हमला हुआ जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। अब मैं अगर सारस्वत विला के सामने गाड़ी खड़ी करूंगा तो लोग मुझको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। और तुम परेशान मत हो, विला यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, कबीर ने कहा। लेकिन मास्टर जीव ने मुझे आरके ने भी इतना ही कहा था कि कबीर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे मैं मास्टर से बात कर लूंगा, तुम रिलैक्स करो और प्लीज इस गाड़ी को मास्टर के पास लेकर मत जाना, हो सकता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा। आरके का मन नहीं मान रहा था कि वो कबीर को इस हाल में अकेला छोड़कर जाए, मगर अभी उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। कबीर उसके मन की तकलीफ को समझ रहा था कि वो अपने बॉस की बात को नहीं काटना चाहता है, क्योंकि इसके बाद अगर कबीर को कुछ हो गया तो मास्टर जीव को कौन जवाब देगा। मेरी एक बात याद रखना, जिन लोगों ने भी अभी हम पर हमला किया है वो लोग वापस जरूर से आएंगे। अभी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ, वो जरूर से आएंगे, कबीर ने आरके को समझाते हुए कहा। इतना कहकर कबीर कार से बाहर आ गया और हाथ के इशारे से गुड बाय कहते हुए आगे बढ़ गया। आरके भी अब अपना पोजीशन चेंज करके ड्राइविंग सीट पर आ गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में देखते देखते कबीर वहां से गायब हो गया। आरके भी अपने आसपास देखते हुए वहां से निकल गया। और रास्ते में चलते हुए कबीर अब ये सोच रहा था कि वो सारस्वत विला में कैसे जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही शंभुनाथ सारस्वत के किडनैपिंग के बाद पूरे घर के सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया। इसके बाद वो चलते चलते अचानक से रुक जाता है। वो सारस्वत विला के बाहर देखता है कि बहुत से ऐसे लोग घूम रहे थे जैसे कि वो किसी चीज की तलाश कर रहे हो। उनको देख के कबीर को समझ आ जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। तब कबीर को मास्टर जीव की बात याद आती है कि अभी उसको पूरे शहर के लोग ढूंढ रहे हैं। कबीर सोचता है कि हो सकता है ये पुलिस या मीडिया के आदमी हो जो इस वक्त कबीर के आने का ही इंतजार कर रहे हैं। कबीर किसी जल्दबाजी में नहीं था, उससे कुछ देर वहीं खड़े होकर उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कबीर पे हमला करने वाले बहुत ज्यादा टेंशन में थे। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि कबीर ने उनकी जान को बख्श दिया है। वैसे तो उनका मिशन फेल हो गया था, मगर जान का सौदा था, जान बचाना भी कम बात नहीं थी उनके लिए। उन्होंने आगे का प्लान जानने के लिए अपने बॉस को फोन लगाया। बॉस के फोन उठाते ही उन लोगों ने कबीर के बारे में सब बात उसको बता दी। उनके बॉस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि कबीर वहां से बच के निकल गया, मगर जब उन्होंने ये बताया कि कबीर ने उनकी जान को छोड़ा है तो उनके बॉस को टेंशन होने लगी। ये बात हमलावरों को भी समझ नहीं आई कि खुश होने वाली बात पे वो टेंशन में क्यों है। उनके बॉस ने बहुत सफाई से उन लोगों के सबूत के बारे में पूछा। उन्होंने उनको अच्छे से बताया कि कोई भी सबूत नहीं बचा है। उनके साथ उन लोगों ने अपनी लोकेशन बताकर फोन काट दिया। वो दोनों हमलावर बहुत ज्यादा दुखी थे। उदास मन के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी 10 मिनट चलने के बाद अचानक से उनके सामने कार रुकी। उनको लगा जैसे उनके बॉस ने ही उस कार को उनकी मदद के लिए भेजा है, मगर जब वो दोनों पास गए तो किसी ने अंदर से 2 फायर किए। फायर के आवाज के साथ ही वो दोनों वहीं जमीन पर गिर के मर गए। इसके तुरंत बाद अंदर से एक आवाज आती है, बेवकूफों, कबीर ने तुम दोनों को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो तुम्हारे जरिए मुझ तक आना चाहता था। अगर ये बात तुम लोग समझ जाते तो मुझे फोन पे ये सब बताते ही नहीं। अफसोस, बिना मौत के मौत आ गई। कबीर सारस्वत विला में जाने के लिए क्या रास्ता निकालेगा? आखिर वो किस साजिश का हो रहा है शिकार? कौन चाहता है कि कबीर